नमस्कार, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। बुलेटिन की शुरुआत हम ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं। हम ठीक उस जगह पर हैं जहां पर कार में धमाका हुआ। दिल्ली धमाके से दहल उठी। 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और मल्टीपल एजेंसी इस आतंकी हमले की जांच कर रही हैं। मुख्य किंगपिन जो है इसका उमर मोहम्मद है, जिसके डीएनए जांच के लिए उसकी मां का पुलवामा से सैंपल लिया गया है। ये पेशे से डॉक्टर था, लेकिन फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। इसने एक गाड़ी जो कि कई बार बेची गई उसको खरीदा था और उसी गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के जरिए इसने धमाका किया है। इस धमाके की वजह से दिल्ली दहल उठी। 14 साल बाद दिल्ली में कोई आतंकी हमला हुआ है, लेकिन अब सिक्योरिटी एजेंसी देश भर में अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही हैं। बड़ी छापेमारी चल रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में, जहां पर हरियाणा पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस भी छापेमारी करने पहुंची हुई है। यहां पर इस धमाके से जुड़े हुए अमोनियम नाइट्रेट से जुड़े हुए तमाम सबूतों को खंगालने के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद जांच एजेंसियां पहुंची हैं। दूसरी तस्वीर लखनऊ की है जहां पर डॉक्टर परवेज के घर पर उत्तर प्रदेश की एटीएस ने छापेमारी की थी। डॉक्टर परवेज का भी इस फरीदाबाद मॉड्यूल के साथ जुड़ाव है और यही इसी की जिम्मेदारी थी कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको रेडिकलाइज किया जाए। तो 3 तस्वीरें आपके सामने और देखिए इस वक्त हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। मुकेश सिंह सेंगर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार अपडेट के साथ आपके साथ बने हुए हैं। कल शाम से सबसे पहले वो दर्शकों के सामने खबरें रखते रहे और इसके अलावा शुभांग हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं और रवीश रंजन भी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ेंगे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में चल रही छापेमारी को लेकर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और देखिए हमारे साथ लखनऊ से रणवीर भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर परवेज के घर जो उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम पहुंची थी, क्या वहां से क्या मिला और कहां तक जांच पहुंची, ये भी हम जानकारी रणवीर से लेंगे। लेकिन इस वक्त की एक तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीर गृह मंत्रालय से आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ दिल्ली धमाकों के बाद एक बैठक की है। इस बैठक में एनआईए के डीजी शामिल थे, इसके अलावा आईबी के डायरेक्टर शामिल थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर शामिल थे, गृह सचिव भी शामिल थे। तो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के प्रमुखों के साथ दिल्ली धमाके के बाद बड़ी बैठक की है। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं देश भर में अलग अलग आतंकी संगठनों और आतंकियों को काबू में करने के लिए जो ऑपरेशन चल रही है उसका अपडेट भी उनके सामने रखा गया, क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर भी पिछले 26 दिनों से लगातार इन संदिग्धों पर जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस और दिल्ली पुलिस नजर रख रही थी। लेकिन उसके बावजूद जब फरीदाबाद में इस मॉड्यूल को बस्ट किया गया और डॉक्टर के घर से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, तो उसके बाद फरीदाबाद से निकलकर I-20 गाड़ी में उमर मोहम्मद पहुंचा सीधे लाल किले के सामने पार्किंग में। 3 घंटे इंतजार किया। शाम को 6:22 पर यहां से निकला और 6:52 पर धमाका कर दिया। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शुभांग और रवीश रंजन सीधे फरीदाबाद से और रणवीर जुड़े हुए लखनऊ से। सबसे पहले रवीश रंजन का रुख कर लेते हैं। रवीश, दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में छापेमारी की है, किस सबूत की तलाश है यहाँ पर? जी बिल्कुल, विकास फरीदाबाद यूनिवर्सिटी पर छापेमारी की है। मैं उस जगह पर हूँ जहां पर कल उमर जो है वो फरीदाबाद यूनिवर्सिटी से जब वो निकला तो इसी फरीदाबाद के आप देखिए कि टोल टैक्स के रास्ते से वो लाल किला गया और तकरीबन जो है वो यहाँ से 1:30 से 2 बजे के बीच में वो इसी फरीदाबाद बॉर्डर से उसने क्रॉस किया, दिल्ली की ओर गया और फिर 3:12 पर वो लाल किला की पार्किंग में पहुंचा और फिर 3 घंटे तक वो लाल किला की पार्किंग में पहुंच के उसके बाद में 6:57 पर उसने ब्लास्ट किया। तो जब अल-फलाह में ये सारा जो जैस का मॉड्यूल था जब वो पकड़ा गया तो घबरा कर फिर जो है वो उमर उसी I-20 गाड़ी से इसी फरीदाबाद के रास्ते से होता हुआ दिल्ली गया था। यहाँ से जो फरीदाबाद का ये टोल है, यहाँ से दिल्ली जिस पार्किंग तक वो पहुंचा वो तकरीबन 22 किलोमीटर का एक सफर है और तमाम सारे डॉट्स को उस रास्ते में पड़ते तमाम सारे 500 से ज्यादा जो सीसीटीवी के फुटेज हैं उनको खंगाला जब दिल्ली पुलिस ने, तो अभी तमाम सारे रूट का पता चल रहा है कि आखिर किन किन रूट से होता हुआ वो लाल किला की पार्किंग में पहुंचा। जहां तक बात है फरीदाबाद यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर अभी फिलहाल छापेमारी चल रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल रिसर्च की टीम है वो मौजूद है।
ठीक है रवीश, आपके पास आएंगे, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यहाँ से आ रही है, डॉक्टर परवेज जिसके ऊपर इस डॉक्टर का एक पूरा रैकेट चलाना और उनको रेडिकलाइज करने का आरोप है। वो डॉक्टर परवेज के घर लखनऊ पर उत्तर प्रदेश की एटीएस ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में क्या कुछ मिला है, क्या डॉक्टर परवेज वहां से मिला या उसके परिवार के सदस्य मिले, हमारे सहयोगी रणवीर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या अपडेट है? यूपी एटीएस को डॉक्टर परवेज के घर क्या मिला? देखिए, मैं इस वक्त परवेज के घर पर ही हूँ। यूपी एटीएस के साथ साथ कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस भी मौजूद थी। ये वो घर है और यहाँ से क्या मिला ये तो फिलहाल नहीं बताया गया, लेकिन इस घर में कोई था नहीं। पड़ोसी बता रहे हैं कि परवेज यहाँ पर रहता था, उसके पिता भी थे जो बुजुर्ग थे, और यहाँ ताला लगा हुआ था। एटीएस की टीम आई, इस यहाँ पर लगे ताले को तोड़ा, घर के अंदर गई, जांच पड़ताल की और यहाँ से जांच पड़ताल करके वो निकल गए। उसके बाद से बताया जा रहा है कि कुछ और जगहों पर तलाशी हो रही है। डॉक्टर परवेज, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका कनेक्शन डॉक्टर मुजम्मिल से था, और साथ साथ जो लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन है उससे भी इसका संपर्क हो सकता है। और बाहर जो एक गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी को दिखाते हैं क्योंकि इस गाड़ी पे डॉक्टर का साइन बना हुआ है। और सिर्फ ये साइन नहीं, अगर आगे आपको दिखाएंगे तो इस गाड़ी के सबसे आगे शीशे पर जो लगा है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के व्हीकल गेट पास लगा हुआ है, यानी कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से भी कोई कनेक्शन डॉक्टर परवेज अंसारी का है। तो फिलहाल यहाँ पर एटीएस की टीम, कश्मीर पुलिस, लखनऊ पुलिस आई। जो पड़ोसी हैं वो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर परवेज की उम्र लगभग 40 के आसपास थी और वो किसी से मतलब नहीं रखता था। वो यहाँ आता था, अपने घर में जाता था और यहाँ से निकलता था। सिर्फ आते जाते पड़ोसी देख पाते थे। ठीक है रणवीर, आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल कुछ नहीं बरामद हुआ है। पुलिस ने डॉक्टर परवेज के घर का ताला तोड़ा, वहां पर कोई भी नहीं मिला। बुजुर्ग पिता के साथ रहते थे और अपना ताला लगा के उत्तर प्रदेश की एटीएस अब चली गई है। इस पर नजर रखी जा रही है। जो भी अपडेट होगा रणवीर के जरिए सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। और फरीदाबाद से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। फरीदाबाद में दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की है। ये छापेमारी दोबारा की गई है। इससे पहले कल जब फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ छापेमारी की गई थी, उस वक्त भी हरियाणा पुलिस जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। और अब देखिए, एक बार फिर से दिल्ली धमाकों के बाद अब वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। शुभांग हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर। शुभांग, क्या अपडेट है आपके पास? विकास जी, बिल्कुल देखिए, लगातार जो पुलिस की छापेमारी है वो आज फरीदाबाद में देखने को मिल रही है। तकरीबन देखिए तो 800 जो पुलिसकर्मी हैं फरीदाबाद के, वो जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं और उन सभी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिनसे या तो जो दोनों ही जिन डॉक्टर्स को यहाँ पे पकड़ा गया था उनकी अगर कोई जान पहचान है, या फिर उनसे जिन लोगों का रोजाना मिलना होता था उनको लेकर के छानबीन की जा रही है। लेकिन इस समय मैं ठीक अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो गेट है, आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे लगातार जो है दिल्ली पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची है। अब दूसरी बार दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अभी फिलहाल अंदर गई है एक बार दोबारा, और साथ ही साथ देखिए अंदर जो भी सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई और मात्रा यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट की अंदर तो नहीं है, क्या और कोई खेप यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। तो इस चीज को लेकर के भी लगातार पूरी छानबीन यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जो मुजम्मिल है वो भी यहाँ पे था, शायना जो है, जो दोनों ही जैश ए मोहम्मद के जैसे आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। और साथ ही साथ जो मुजम्मिल ने यहाँ पर किराए पर कमरा ले रखा था, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर, वहां से बड़ी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट है वो मिला था। और बीते दिनों 2900 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट है वो यहाँ पर बरामद हुआ था, जिसके बाद, और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर किया था। तो देखिए, इसके बाद से लगातार यहाँ पर अब जो पुलिस की आने जाने की खेप लगी हुई है वो लगातार यहाँ पर जानने को हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर पहुंच रही है और देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरी छानबीन के बाद और क्या सबूत सामने आते हैं। जी शुभांग, आप अब नज़र बनाए रखिए। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा शुभांग के जरिए सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब देखिए, हरियाणा पुलिस के, जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस ने भी छापेमारी की है दिल्ली धमाकों के बाद। ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिला था। डॉक्टर मुजम्मिल इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि दिल्ली धमाकों का मुख्य किंग पिन है माना जा रहा था, गाड़ी वही चला रहा था I-20 जिसमें धमाका हुआ।
तो इसको लेकर भी अब वहां पर गहमागहमी बढ़ गई है। पुलिस की और सुरक्षा एजेंसियों की नज़र अल फलाह यूनिवर्सिटी पे है। जो भी अपडेट होगा शुभांग सिंह के जरिए सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर देखिए, जब दिल्ली में जब धमाका हुआ, कार में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल हो गया। आसमान पूरा नारंगी होता था धमाके और आग की वजह से। लोग अफरा तफरी में थे। किसने क्या देखा, चश्मदीदों से मैंने खुद बात की, सुनवाते हैं आपको। देखिए, हम इस वक्त चांदनी चौक इलाके में हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जी सर, गुफरान नाम है। गुफरान, आप यहाँ यहीं रहते हैं, क्या करते जी यहीं रहते हैं, पटरी लगाते हैं यहीं पे। हैं? कल जब ब्लास्ट हुआ तो आप कहाँ थे? हम यहीं थे, दुकान पे ही थे, दुकान बना रहे थे। ब्लास्ट हो गया था ना, बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी, ऐसा लग रहा है पैरों तले जमीन खिसक गया। तो सबने जल्दी जल्दी मार्केट बंद करने के लिए बोला, तो मार्केट जल्दी बंद कर दिए थे। आप भी यहीं के? तो जब ब्लास्ट हुआ तब कहाँ थे आप? मैं शॉप में था, मेट्रो गेट नंबर 1 से ऊपर चार दुकान छोड़ के मेरा ऊपर वही दुकान एकदम वहीं पे था। तो आपकी दुकान में कुछ नुकसान हुआ है क्या? मेरे दुकान का डिस्प्ले पूरा गिर गया। अच्छा। एक समझो जोर से धमाका हुआ और वो मैं कुछ देखने में धमाका हुआ तो मैं देखा इधर इधर वो डिस्प्ले गिर रहा था और पूरी दुकान हिल गई थी। तो मैं तो वही 1 मिनट के लिए तो वहीं हो गया था। फिर बाहर जाके देखा, आप भी गिर गए? हाँ यार, वो इतना बड़ा धमाका था, वो कुर्सी से नीचे गिर गया। वो डिस्प्ले गिर रहा था, वो दुकान हिल रही थी, वो गिर रहे थे कुछ। तो फिर मैं देखा, बाहर देखा तो लोग बहुत भगदड़ थी, फिर उधर जा नहीं पाया बस। हाँ, इसमें है ना बड़े आतंकी संगठन का खुलासा हो रहा है, जिसमें डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। अमोनियम नाइट्रेट की जगह ब्लास्ट कराया गया। हाँ, वो तो ऐसे ही दिख रहा है बस। वो तो लोग आ रहे थे, अब लोगों को मैं तो बोल रहा था कि भागो मत, कुछ नहीं होगा, बस लोग इधर उधर भाग रहे थे। आप भी सर हिला रहे हैं, आप भी थे कल उस वक्त? ये हम तो उस प्रोग्राम में थे कि जो गेट के पास प्रोग्राम चल रहा था वंदे मातरम का, दिल्ली पुलिस का। उस प्रोग्राम के बाद तो हम चले गए थे, मगर उसके 5-10 मिनट बाद ये धमाका हुआ है। अच्छा, अंदर लाल किले के उधर? नहीं नहीं, मेन गेट पे जो लोहे का गेट बना हुआ है, वहीं पे दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम चल रहा था, वंदे मातरम का। मैं तो यहाँ रेडी लगाता हूँ, यहीं कोने पे चीले की और ब्रेड की। अच्छा। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, अपने दुकानदारी कर रहा था, बहुत तेज से बम फटा। जो आग जो लगी थी बहुत ऊंची गई थी, ऑटो वोटो पता नहीं क्या क्या आदमी बता रहे थे। यहीं से मैंने जैसी भगदड़ मची ना, 5 मिनट के अंदर अपनी रेडी लेके भाग गया मैं। सारा माल का माल ऐसे की से बंद करके लेके चला गया। उन्हें कोई बड़ा हादसा हो गया। तो आग इतनी थी और बहुत ज्यादा आवाज बहुत ज्यादा थी। शुरुआत में आपको क्या लगा, सीएनजी किट फट गई है, क्या हुआ? कोई कह रहा सिलेंडर फटा है, कोई मैंने सिलेंडर की तो है नहीं, आवाज होती है बहुत ज्यादा तेजी की आवाज हुई थी, बहुत ज्यादा। ये जिंदगी में 30-35 साल से रेडी लगा रहा हूँ चांदनी चौक में ही, अपना दर करके नहीं है, लेकिन ऐसा हादसा मैंने कभी नहीं देखा। तो ये आप सुन रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जिनके बहुत करीब ये पूरी घटना घटी है कल शाम की, जो दिल्ली में धमाका हुआ। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। विकास, इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, सुरक्षा को लेकर जो कैबिनेट कमेटी की बैठक है उसको लेकर ये खबर आ रही है कि वो बैठक होने जा रही है और वो बैठक जो है कल होने जा रही है। यहाँ बड़ी और अहम खबर यह है कि कैबिनेट कमेटी की जो बैठक है वो कल होगी। सूत्र बता रहे हैं कि कल शाम को ये बैठक होगी और ये जानकारी आ रही है। विकास बताइए क्या अपडेट है? ये देखिए, आमतौर पर कैबिनेट की बैठक से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अक्सर होती है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े हुए पहलुओं को इस बैठक में डिस्कस किया जाता है। इसमें रक्षा खरीदी से लेकर तमाम रणनीतिक महत्व के मसले डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में धमाका हुआ है और इस धमाके के तार जो है जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं और जैश ए मोहम्मद का जो मुख्यालय है वो पाकिस्तान में है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी संपन्न नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भारत सरकार ने अपनी एक नीति का ऐलान किया है कि जब भी कोई आतंकी कार्रवाई होगी और उसमें विदेशी हाथ माना जाएगा तो उसे, अगर उसमें विदेशी हाथ होगा तो उसे भारत भूमि पर हमले के तौर पर देखा जाएगा। तो ऐसी सूरत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बेहद अहम हो जाती है। हालांकि कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी इस वक्त अभी एजेंडा क्या है उसका वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली धमाकों के बाद ये बैठक बेहद अहम हो जाती है और कैबिनेट से पहले इस बैठक के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट, आधा घंटा समय जो है वो तय रहता है। लेकिन ये देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कितना वक्त दिया जाता है। उससे एक बात पता चलेगी कि आखिर सरकार के
मन में क्या चल रहा है, सरकार में सत्ता में बैठे नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है। इस हमले के तार अगर पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं तो क्या पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर एक बार झेल चुका है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या उसको दोबारा झेलने के लिए तैयार होगा? बड़ा बिल्कुल सवाल विकास बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। और विकास ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रुका है, वो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली धमाके के बाद वहां के आसपास के जो लोग हैं उनसे बात की हमारे सहयोगी आशुतोष चतुर्वेदी ने। उनका क्या कुछ कहना है, उनको उसका क्या वो लोग कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले मुकेश सिंह सेंगर के पास एक बड़ी अपडेट है। मुकेश बताइए क्या अपडेट है? देखिए, बड़ा अपडेट ये है कि जहां पर उमर मोहम्मद ने गाड़ी खड़ी की थी पार्किंग में, करीब 3 घंटे तक वो खड़ा रहा। वहां पर एनएसजी की टीम पहुंची हुई है और पार्किंग के अंदर एनएसजी की टीम मौजूद है। जहां पर ये गाड़ी खड़ी हुई थी वहां पर एनएसजी की टीम फॉरेंसिक जांच कर रही है, वहां से सैंपल ले रही है और एनएसजी के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये लाल किले की पार्किंग है जहां पर उमर मोहम्मद कल दोपहर 3:18 पर यहां पर दाखिल हुआ था और 6:28 पर यहां से निकला था। 3 घंटे वो उसी पार्किंग में खड़ा रहा था और गाड़ी जब उसकी पार्किंग के अंदर खड़ी हुई थी उस दौरान वो 1 सेकेंड के लिए भी बाहर नहीं निकला था। गाड़ी में रहने के दौरान वो किससे बातचीत कर रहा था, क्या वो पाकिस्तान के हैंडलर से बातचीत कर रहा था, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है, देखिए सामने ये जो गाड़ी खड़ी है ये गाड़ी एनएसजी की है। तो एनएसजी के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जहाँ पर पार्किंग के अंदर गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर जाकर जांच कर रहे हैं कि आखिर वहाँ पर जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी उसके आसपास जो गाड़ियाँ हैं क्या उनमें कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है। तो उसको लेकर एनएसजी के तमाम जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एनएसजी की गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो उमर मोहम्मद है वो करीब 3:19 पर पहुंचा हुआ था और जो पुलिस ने यहाँ से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक का करीब 22 किलोमीटर की लंबाई का जो सीसीटीवी कैमरों का जो फुटेज निकाला है, जो पूरी मैपिंग की है, उसमें यह जानकारी मिली है कि कल सुबह 8:19 पर जो उमर मोहम्मद है उसने बदरपुर बॉर्डर क्रॉस किया था 8:19 पर। इसके 3-4 मिनट बाद उसको देखा गया था ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर वो एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवा रहा था और वहां से फिर वो आश्रम होते हुए, सराय काले का होते हुए, आईटीओ होते हुए यहाँ जो लाल किले में पार्किंग है यहाँ पर पहुंचा है और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो 3 घंटे यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर एनएसजी के तमाम जो अधिकारी हैं, जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंची है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो यहाँ पर हो रहा है। अंदर लाल किले के अंदर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जिसमें दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, एनएसजी के अधिकारी हैं, सीआईएसएफ के अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। अब तक की जो जांच हो रही है उसको देख रहे हैं। तो अंदर भी बहुत सारे पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन जहां पर ये पार्किंग है आप देख सकते हैं कि पार्किंग में एनएसजी की टीम पहुंची हुई है और यहां पर लगातार जो फॉरेंसिक जांच है वो की जा रही है। जी बिल्कुल मुकेश, तो जिस तरह से मुकेश जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर जो धमाका हुआ और उस गाड़ी में जिसमें उमर मोहम्मद बैठा हुआ था वो एक ही गाड़ी में 3 घंटों से ज्यादा बैठा रहा है और वहां पर अब एनएसजी की टीम पहुंची है और अब तफ्तीश की जा रही है कि वहां आसपास तो कोई ऐसी संदिग्ध चीज नहीं है जिससे जांच में और मदद मिले। बिल्कुल, और दिल्ली धमाके के बाद वहां के आसपास के लोगों से हमारे सहयोगी आशुतोष चतुर्वेदी ने बात की है। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। कल जब ये धमाका हुआ तो इतना तीव्र बताया जा रहा है अभी से, चूंकि ये स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता और नहीं समझ सकता किस तरह से ये टेरर हुआ। आपका नाम क्या? अरुण। कल क्या हुआ था? कल बहुत तेज धमाका हुआ था 6:50 पे लगभग। आप तब यहीं थे? मैं यहीं था, पहले वाली गली में। तो उस गली की दूरी कितनी होगी जहां से धमाका हुआ? मुश्किल से 100 मीटर। तो बहुत तीव्र धमाका? बहुत तीव्र धमाका, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट ही गिर जाएगी। कुछ बता सकते हैं कैसा फिर माहौल था, कैसा मंजर? माहौल एकदम धमाका होने के बाद जैसे भगदड़ मच गई थी। सब शटर डाउन करके अपने मार्केट दुकानें बंद करके घर भागने की सोच रहे थे, सब निकलने की सोच रहे थे एकदम से। सब ऐसा धमाका पहली बार देखा है। सिलेंडर नहीं फटा, ब्लास्ट ही लग रहा था वो कोई। सिलेंडर फट गया, सब भग गए बंद करके। आप दुकान चलाते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, नौकरी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आज ये मार्केट बंद है? आज मार्केट बंद रहेगी। आज बंद रहेगा? बंद रहेगा पूरा। तो नुकसान भी है? नुकसान है। और आसपास तो काफी भीड़ चुकी होती है, मंदिर भी है, चांदनी चौक का हिस्सा है, लाल किला है, ये काफी भीड़ भाड़ वाला व्यस्तम इलाका है। भीड़ भाड़ रहती है, शाम के टाइम भीड़ और ज्यादा हो जाती है। तो ये आपको लगता है कि जानबूझकर शाम का वक्त चुना गया था? बिल्कुल लगता है, सोची समझी साजिश थी एक। वक्त आ गया है बिल्कुल दमदार तरीके से फन कुचलने का। बिल्कुल
ये टाइम आ चुका है, कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसे डेली होते रहेंगे धमाके। हालांकि पिछले कुछ सालों से देश की राजधानी दिल्ली में कम से कम ऐसे धमाके नहीं हुए थे। लगभग 1.5 दशक के बाद ऐसा हुआ और जानकारी जो अभी तक मिल रही कि फिदायीन अटैक था। बिल्कुल लगता है 14 साल पहले धमाके हुए थे, सीरियल बम कांड हुआ था उस टाइम पे, उसके बाद फिर हुआ आज पहले। क्या कहना चाहेंगे आज सरकार तक पहुंचाएंगे कुछ? सरकार के क्या कहना चाहेंगे, अपना काम करे सरकार अच्छी है। वैसे कैसे सबक सिखाया जाए? सरकार को अपना लेना चाहिए इनसे, जो इनके वो लिखड़ेंगे सबूत निकलेंगे, जिस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए जो इसमें फंसेगा। जब आप शॉप पर थे ये धमाका आपने सुना? ये अचानक धमाका हुआ और हम ये अपनी अपनी दुकानों पे थे, तो फिर हमने अपनी दुकानें बढ़ाई है। फिर उसके बाद रात को 10:30 बजे लगभग यहाँ से हम निकले हैं, तो बस हमने यही देखा। वहाँ तक तो जा पहुँचे नहीं हम लोग। घबराहट हुई होगी? बहुत घबराहट हुई। तो वहाँ गए, वहाँ पे देखे कि क्या कैसा मंजर? हम जा नहीं पाए वहाँ पे, लेकिन लोगों ने बताया हुआ कि बताया जैसे बात है, हाँ, घायल हो गए, तो इसकी वजह से आज मार्केट बंद रहेगी। तो सुना आपने यहाँ पर स्थानीय लोगों को नाराजगी है, हैरानी है कि आखिर राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। और अब कहीं ना कहीं सभी ये चाहते हैं कि जो भी इस धमाके के गुनहगार हैं, उन जिंदगियों के गुनहगार हैं जो इस धमाके के चलते गई है, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और यहाँ पर चाहे गृहमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उन्हें साफ कह दिया है कि जिन्होंने भी इस षड्यंत्र को रचा है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, न्याय तक इस पूरे मामले को पहुंचाया जाएगा। वो तस्वीरें भी आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं धमाके में जिन लोगों की जान गई है और जिन लोगों की पहचान हो पाई है। दिल्ली के पंकज सैनी की यहाँ पर जान गई है, नोमान अंसारी हैं शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनकी भी यहाँ पर जान गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। दिल्ली आतंकी हमले पर भूटान में प्रार्थना सभा की जा रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली का जो आतंकी हमला है उसमें पड़ोसी देश भूटान में प्रार्थना सभा जो है वो भी हो रही है। थिम्पू में हजारों लोगों ने प्रार्थना की है। हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना सभा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज भूटान दौरे पर है। भूटान नरेश ने भी हमले पर दुख जताए और तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि भूटान में भी प्रार्थना सभा की गई। विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विकास, भूटान में भी प्रार्थना सभा हो रही है और उससे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से सीधा संदेश दिया है कि कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और इसके तह तक हम जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, प्रधानमंत्री का संबोधन था, उसमें स्पष्ट संदेश था कि कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो एजेंसियां हैं वो कड़ियों से कड़ी जोड़ने में लगी हुई हैं और उन्होंने कहा ये भयावह घटना है और बहुत भारी मन से वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन इसी के बाद वहाँ पर जो किंग हैं भूटान के, उनके नेतृत्व में हज़ारों भूटान के लोगों ने, हज़ारों भूटान के नागरिकों ने दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों के लिए एक प्रार्थना सभा की, उनके लिए संवेदनाएं की और जो मृतक के परिवार हैं उनके लिए ये बहुत ही कठिन वक्त है और उनको अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। तो भूटान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए हैं। देखिए, दुनिया के अलग अलग कोनों से जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो लगातार संदेश दे रहे हैं, लेकिन भूटान में चूंकि प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर हैं और ऐसी सूरत में वहाँ जो हज़ारों लोग उनको सुनने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे, तो भूटानी किंग के नेतृत्व में उन्होंने भारत में हुई इस घटना के लिए, आतंकी घटना के लिए संवेदनाएँ भेजी हैं। बिल्कुल, तो भूटान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली धमाकों के बाद और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा बहुत भारी मन से यहाँ पर आया हूँ। रात भर वो संपर्क में थे अधिकारियों के, एजेंसियों के, कि किस तरह से ये धमाका हुआ है और उन्होंने ये साफ संदेश भी दे दिया कि ये जो भी षड्यंत्रकारी हैं इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से संदेश दिया। 2 दिनों के भूटान दौरे पर वो हैं। रात भर घटना की खबर लेता रहा, ये भी उन्होंने यहाँ पर कहा है। सुनवाते हैं क्या कुछ पीएम ने कहा। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था।
जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं इस बीच, खबर यह है कि आज एफएसएल की रिपोर्ट आ सकती है। इस बात की संभावनाएं हैं कि आज संभव है कि कल शाम लाल किले के पास हुए धमाके के बाद इसकी एफएसएल रिपोर्ट आज आ सकती है। धमाकों में 9 लोगों की मौत हुई थी। फिदायीन हमले के एंगल से भी जांच जारी है।